नमस्कार, सोनी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में स्वागत है आपका। खबरों की शुरुआत करते हैं। सीएम भूपेश बघेल ने आज प्रदेश में गोबर विक्रेताओं को एक बड़ी सौगात देते हुए गोधन न्याय योजना के तहत हितग्राहियों के खाते में राशि ट्रांसफर की है। इस दौरान उन्होंने विभाग के कार्यों की समीक्षा की और आपको बता दें कि गोधन न्याय योजना के तहत पशुपालकों और ग्रामीणों से 2 रुपये प्रति किलो की दर पर गोबर खरीदा जाता है। खरीदे गए गोबर से कंपोस्ट बनाया जाता है, जिससे किसानों को कम दाम पर जैविक खाद उपलब्ध करवाई जाती है। सीएम बघेल ने आज निवास कार्यालय में ही दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक आयोजित बैठक में ओबीसी गणना समेत संस्कृति विभाग, पर्यटन विभाग और राम वन गमन पथ की प्रगति के संबंध में समीक्षा की। गोधन न्याय योजना में की गई गोबर खरीदी की राशि का एक और किस्त का भुगतान आज पशुपालक भाइयों को किया जा रहा है। 16 जून से 30 जून तक खरीदे गए गोबर की राशि 48 लाख रुपए का भुगतान पशुपालक भाइयों के खाते में सीधा किया जा रहा है। यह योजना 20 जुलाई 2020 को हरेली के दिन शुरू की गई थी। तब से लेकर अब तक 48,56,000 क्विंटल से अधिक गोबर खरीदा जा चुका है। इससे पहले 15 जून तक खरीदे गए गोबर की राशि 96 करोड़ 64 लाख रुपए तक का भुगतान किया जा चुका था। अब आज मिलाकर कुल 97 करोड़ 12 लाख रुपए का भुगतान पूरा हो जाए। स्व सहायता समूहों को 3 करोड़ 86 लाख रुपए की राशि का भुगतान किया जा रहा है। इन दोनों मिलाकर 9 करोड़ 35 लाख रुपए का भुगतान किया गया। इससे पहले 15 मार्च से 15 जून तक गौठान समितियों और स्व सहायता समूहों को 19 करोड़ 50 लाख रुपए का भुगतान किया जा चुका है। अब आज को मिलाकर इन्हें कुल 28 करोड़ 85 लाख रुपए का भुगतान पूरा हो जाएगा। कार्यक्रम में सब तरह से के भुगतानों को मिलाकर 125 करोड़ 97 लाख रुपए का भुगतान किया जा चुका है। सुराजी गांव योजना और गोधन न्याय योजना के माध्यम से किसान और पशुपालक भाइयों के जीवन में जिस बदलाव की उम्मीद की गई थी, आज ये उम्मीदें पूरी होती दिख रही है। ये योजनाएं ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए संजीवनी साबित हो रही है। कोरोना संकट के समय यह साबित हो गया कि इन योजनाओं के माध्यम से ग्रामीण भाइयों को कितना बड़ा संबल मिला। पूरे छत्तीसगढ़ में 10,057 गौठान स्वीकृत किए गए हैं, जिसमें से 5,847 गौठानों का निर्माण पूरा हो चुका है। इन गौठानों का प्रबंधन अच्छी तरीके से हो सके, इसके लिए शासन की ओर से हर संभव मदद की जा रही है। हाल ही में मैंने गौठानों को 24 करोड़ 41 लाख 50 हज़ार रुपये की सहायता देने की घोषणा की है। मुझे बहुत खुशी होती है कि वर्मी कंपोस्ट, सुपर कंपोस्ट का उत्पादन करने के साथ साथ अन्य आर्थिक गतिविधियों के माध्यम से हमारे गौठान तेजी से स्वावलंबी हो रहे हैं। ऐसे ही स्वावलंबी गौठान अपने आय से स्वयं गोबर खरीद रहे हैं और स्वयं ही स्व सहायता समूह के माध्यम से वर्मी कंपोस्ट, सुपर कंपोस्ट का उत्पादन कर रहे हैं। प्रदेश में 1160 गौठान स्वावलंबन की ओर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। मैं इसके लिए भी सभी किसानों, पशुपालकों और स्व सहायता समूह के बहनों को बधाई देता हूँ। ज्यादा के भुगतान की यहाँ पर बात कही गई है। सीएम भूपेश बघेल ने गोबर विक्रेताओं को बड़ी सौगात दी है। गोधन न्याय योजना के तहत हितग्राहियों के खाते में आज राशि डाली गई है। ये बड़ी सौगात है लोगों के लिए, क्योंकि सीएम ने आज प्रदेश के गोबर विक्रेताओं को बड़ी सौगात देते हुए कहा कि गोधन न्याय योजना के तहत हितग्राहियों के खाते में राशि ट्रांसफर की है। इस दौरान उन्होंने विभाग के कार्यों की समीक्षा भी की। आपको बता दें कि गोधन न्याय योजना के तहत पशुपालकों और ग्रामीणों से 2 रुपये प्रति किलो की दर पर गोबर खरीदा जाता है। खरीदे गए गोबर से कंपोस्ट बनाया जाता है, जिससे किसानों को कम दाम पर जैविक खाद उपलब्ध कराई जा रही है। सीएम बघेल ने आज निवास कार्यालय में ही दोपहर तकरीबन 12 बजे से 2 बजे तक यानी 2 घंटे की ये बैठक हुई और इस बैठक में गणना की गई।
और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज यहां पर अपने विकास कार्यों को लेकर कई बातें कही और बैठक भी की। बैठक में समीक्षा की गई। कार्यालय में आयोजित बैठक में संस्कृति पर्यटन विभाग के कार्यों और राम वनगमन पर्यटन परिपथ के कार्यों की प्रगति समीक्षा की। इस मौके पर गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, मुख्य सचिव अमिताभ जैन, अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू और प्रमुख सचिव मनोज कुमार पिंगुआ, मुख्यमंत्री के सचिव सिद्धार्थ कोमल सिंह, परदेशी संस्कृति और पर्यटन विभाग के सचिव भी वहां पर मौजूद रहे। इन सभी की मौजूदगी में आज इस बैठक का आयोजन किया गया, जहां पर कई बातों को लेकर चर्चा की गई। सीएम बघेल ने विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। छत्तीसगढ़ में कोरोना की तीसरी लहर की तैयारी को लेकर सियासी बयानबाजी अब शुरू हो चुकी है। पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने ट्वीट करके सरकार से सवाल पूछा है। उन्होंने पूछा है कि कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए भूपेश बघेल सरकार ने क्या तैयारी की है, ऑक्सीजन की भंडारण क्षमता बढ़ाने के लिए क्या किया है, कितने ऑक्सीजन और आईसीयू बेड बढ़ाए हैं, कितने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की व्यवस्था की है, बच्चों के कितने वार्ड बनाए गए हैं, रेमडेसिविर समेत दवाओं की उपलब्धता कितनी है। तो रमन सिंह के सवाल पर मंत्री रविंद्र चौबे ने पलटवार किया है और कहा है कि मुझे लगता है कि केवल बयानबाजी करने और मीडिया में चर्चा में रहने से कुछ नहीं होगा। ऐसी बातें रमन सिंह हमेशा करते रहते हैं। मैं उन्हें कहना चाहता हूं कि उनके खुद के कार्यकाल में पूरे छत्तीसगढ़ में कितने डॉक्टर कार्यरत थे उनको खुद नहीं पता है। उनके कार्यकाल में डॉक्टर्स की संख्या केवल 1200 थी। सिर्फ 2.5 साल के भूपेश सरकार के कार्यकाल में डॉक्टरों की संख्या 3100 को पार कर चुकी है। और वहीं भिलाई में युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव मोहम्मद शाहिद और प्रदेश सचिव जुल्फिकार पर नौकरी लगाने के नाम पर रुपए लेने की शिकायत खरसीपार थाने में दर्ज की गई है, जिसके बाद पुलिस ने जांच के बाद दोनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। खरसीपार थाना प्रभारी दुर्गेश शर्मा ने बताया कि मामले की जांच के बाद धारा 420-34 के तहत अपराध दर्ज किया गया। अब आगे की कार्रवाई की जाएगी। और वहीं इस मामले में युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव मोहम्मद शाहिद ने कहा कि ये राजनीतिक षड्यंत्र है। मेरे अच्छे काम को देखकर कुछ लोग मुझे बदनाम करने के लिए ये काम कर रहे हैं। मैं मानहानि का केस करूंगा। आय से अधिक संपत्ति को लेकर कार्रवाई झेल रहे एडीजी जीपी सिंह से पिछले 4 दिनों से पूछताछ लगातार चल रही है, लेकिन एक चौंकाने वाली जानकारी अब सामने आ चुकी है। उनसे एक कुख्यात सरेंडर नक्सली पहाड़ सिंह के संबंध में पूछताछ होगी। कभी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के मोस्ट वांटेड रहे इस नक्सली लीडर ने 3 साल पहले अगस्त 2018 में जीपी सिंह के सामने ही सरेंडर किया था। उस समय जीपी सिंह दुर्ग आईजी थे। जांच दल को सिंह के बंगले से कुछ ऐसे कागजात मिले हैं जिनमें पहाड़ सिंह के सरेंडर संबंधी बातें लिखी हुई हैं। अब बताया जा रहा है कि पहाड़ सिंह के पास नक्सलियों के करोड़ों रुपए थे, जिन्हें वो नोटबंदी के दौरान व्यापारियों से बदलने के लिए लाया था। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि तुष्टीकरण के महानायक दिग्विजय सिंह को ये पीड़ा होना स्वाभाविक है, क्योंकि मुसलमानों में भय का वातावरण और अलगाववाद की बात करके ही तो वो वोट की राजनीति करते हैं। भागवत जी के बयान से समाज समरसता की ओर जाएगा, यही इनकी पीड़ा है। आप भी सुनिए क्या कुछ कहा। आदरणीय दिग्विजय सिंह जी को ये पीड़ा होना स्वाभाविक है, क्योंकि मुसलमानों में भय का वातावरण और अलगाव की बात कर ही तो वो वोट की राजनीति करते हैं। कभी अल्पसंख्यकों के विकास के लिए इन्होंने कुछ किया हो तो बताएं। माननीय भागवत जी के बयान से समाज समरसता की ओर जाएगा, यही इनकी पीड़ा है। पहले मुल्ला मुलायम कहते थे, अब ये कटमुल्ला हो जाएंगे। ग्लोबल वार्मिंग के खतरे से पृथ्वी को बचाने के लिए 109 दिन पहले शुरू हुआ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का पौधे रोपने का अभियान लगातार जारी है। आज भी भोपाल में सीएम ने एक पौधा लगाया। वो देश में पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो कि अपनी तमाम व्यस्तताओं के बीच में रोजाना एक पौधा रोपते हैं। विशेष मौकों पर 3-4 पौधे भी रोपते हैं, जिन्हें संरक्षित भी किया जाता है।
सीएम ने कहा कि स्मार्ट सिटी पार्क समेत राजधानी में अलग अलग जगहों पर प्रदेश में, प्रदेश के बाहर दौरों पर रहने के दौरान भी पौधारोपण किया है। वो अब तक 121 पौधे रोप चुके हैं। अभियान की शुरुआत नर्मदा जयंती यानी 19 फरवरी पर अमरकंटक से हुई थी। मुख्यमंत्री ने गुलाब, काबली और साल के पौधे रोपते हुए 1 साल तक रोज पौधारोपण का संकल्प लिया था और ये प्रण कोरोना काल में भी पूरा किया। जनवरी 2021 को ग्वालियर में सेफ सिटी प्रोजेक्ट के लिए 30 लाख रुपए का बजट जारी कर दिया गया था और उसके बाद कलेक्टर की ओर से सभी विभागों से सेफ सिटी प्रोजेक्ट को लेकर डाटा मांगा गया था। महिला एवं बाल विकास विभाग के समन्वय में बैठक हुई और इसमें पुलिस, परिवहन विभाग, पीडब्ल्यूडी, नगर निगम, सभी ऐसी एजेंसियों के अफसरों को बुलाया गया था। पहले ऐसे हॉटस्पॉट चिन्हित करने का काम किया गया जहां पर महिला सुरक्षा को लेकर ज्यादा शिकायतें हैं। हालांकि सेफ सिटी के तहत शहर में 2 रिसोर्ट सेंटर भी खोले जाने थे, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। रिसोर्ट सेंटर के प्लान में महिलाओं के लिए कंप्यूटर, इंटरनेट, प्रिंटिंग वर्क समेत कई सुविधाएं शामिल हैं, जिससे महिलाएं जरूरत पड़ने पर सुरक्षित जगह पर काम कर सकें। मध्य प्रदेश के जबलपुर में आशा उषा कार्यकर्ता 32वें दिन भी लगातार धरने पर बैठी हुई हैं। शहर के सिविक सेंटर पार्क में उनका धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। उनका कहना है कि जब तक राज्य सरकार उनकी बातों को नहीं सुनती है, सरकार के कानों में जू नहीं रेंगती है, आंदोलन नहीं थमेगा। आर पार की लड़ाई है, ये तो केवल अंगड़ाई है। पूरे प्रदेश में आंदोलन को हवा दी जाएगी। इसके लिए रणनीति बन चुकी है। लंबे समय से शोषण होता आया है। आशा कार्यकर्ताओं का कहना है कि आश्वासन बहुत मिल चुके हैं, अब न्याय चाहिए। हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, अधिकार लेकर रहेंगे, प्रताड़ना नहीं सहेंगे। दिन रात मेहनत का उचित परिणाम ना मिलना अवसाद की वजह बन गया है। काम तो जमकर करवाया, लेकिन वेतन के नाम पर महज झुंझुना पकड़ाया गया है। इससे परिवार चलाना दूभर हो गया है। कोरोना काल में हालत और खराब हो गई। भिंड जिले के गोविंद नगर में स्वास्थ्य विभाग की टीम जो कि रैंडम सैंपलिंग करने गई थी, आरोपियों ने सैंपलिंग करने से रोका। स्वास्थ्य विभाग की टीम जितनी भी वहां पर पहुंची थी उन पर हमला कर दिया गया। आपको ये भी बता दें कि डॉक्टर इब्राहिम के नेतृत्व में कोविड-19 रैंडम सैंपलिंग करने गोविंद नगर गई थी टीम। उन पर करीब 5 लोगों ने लाठी डंडों से हमला कर दिया, जिससे स्वास्थ्यकर्मी घायल हो गए। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने जान बचाते हुए वहां से भागना मुनासिब समझा और सीधे सिटी कोतवाली आकर फरियादी ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कराया। हम लोग रैंडम सैंपलिंग करते हैं। जिला अस्पताल में तैनात हूँ अस्थायी कोविड-19 के पद पर। तो मैं सैंपल ले रहे थे तो उन्होंने अवरोध पैदा किया। तो हमने उनको समझाया ऐसा कुछ नहीं है, ये नॉर्मल हो रही है, महामारी के तहत ये रैंडम सैंपलिंग कर रहे हैं। तो फिर उन्होंने बोला यहाँ पे नहीं करोगे। तो हमने कहा भैया आपके फैमिली आपके घर पे नहीं करेंगे। तो हम उधर गली में आए थे तो पीछे से आए वो लोग और हम पे हमला कर दिया। मैंने तो सिर्फ घनश्याम को देखा था और मोहल्ला वालों ने बताया उनके भांजे भी साथ में थे। कितने लोग थे? 5 लोग थे। आप लोग कितने थे? हम लोग 3 थे। तो कहाँ से गए थे? आपकी ड्यूटी कहाँ से लगी? कहाँ पे पदस्थ हो? क्या काम? मेरा यही फील्ड में सैंपलिंग करता हूँ रैंडम। डॉक्टर इब्राहिम सर की टीम में हूँ। 3 लोग थे, मैं डॉक्टर इब्राहिम और हमारे स्टाफ नर्स में सदानंद शर्मा और कमलेश। तो हम लोग गाड़ी से सैंपल निकालने गए हुए थे। इसी दौरान सदानंद पे हमला हो गया और सैंपलिंग के लिए मना करा जा रहा था। तो उन्होंने बोला कि हम सैंपलिंग आपके घर में नहीं करेंगे, अन्यथा हम सरकारी काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट जो आदेश है वो पूरा कर रहे हैं। तो इसी बीच उन्होंने हमला कर दिया सदानंद के ऊपर। कितने लोग थे वो सदानंद द्वारा बताए गए 4-5 लोग थे। आप लोग कितने थे? हम टोटल 3 लोग थे। तो अभी शहर कोतवाली आप आके FIR कराई? जी FIR का। क्या नाम है? डॉक्टर इब्राहिम। केंद्र सरकार द्वारा दलहनों पर स्टॉक लिमिट लागू करने के विरोध में प्रदेश की मंडियां आज और कल बंद हैं। आपको बता दें कि इंदौर की लक्ष्मीबाई नगर और छावनी अनाज मंडी में सोमवार और मंगलवार को 2 दिन कामकाज नहीं होगा। सकल अनाज दलहन
व्यापारी महासंघ समिति ने मंगलवार और इंदौर छावनी अनाज दलहन व्यापारी संघ ने 2 दिन व्यापार बंद रखे जाने की घोषणा की है। इंदौर अनाज दलहन व्यापारी संघ के पदाधिकारियों ने भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय से मुलाकात करके केंद्र सरकार द्वारा दलहन पर लगाई गई स्टॉक लिमिट के विषय में जानकारी दी और संघ के अध्यक्ष संजय अग्रवाल ने बताया कि वर्तमान में मसूर को छोड़कर सभी दलहन समर्थन मूल्य से नीचे बिक रही हैं। शुक्रवार के दिन शाम को केंद्र सरकार द्वारा सभी दलहन के ऊपर दालों पे स्टॉक लिमिट आरोपित की गई है, जो कि अनुचित है। सरकार ने पहले जो कृषि कानून लाई थी उसमें स्पष्ट था कि कोई भी व्यापारी पैन कार्ड से खरीदी करेगा तो भी उसके स्टॉक की जांच नहीं होगी, लेकिन सरकार ने जो तुरंत निर्णय लेकर स्टॉक लिमिट लगाई है, इससे पूरे देश के करीब 5 से 6 करोड़ व्यापारी असमंजस में हैं और दुविधा में हैं। स्टॉक लिमिट देश में आपातकाल होता है या कीमतें 1.5 गुना के आसपास हो जाए तो लगाई जाती है, लेकिन आज तारीख में जो भी दलहन है सब समर्थन मूल्य से नीचे बिक रहे हैं, तो सरकार ने स्टॉक लिमिट क्यों लगाई है? तेल 1 का 2 हो गया, 50 रुपये का 40 रुपये का सोयाबीन 80 रुपये बिक रहा है, वहाँ कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन सरकार को दलहन व्यापार को पूरा टारगेट किया गया है। इससे पूरा व्यापारी जगत अब समझ में और बहुत निराशाजनक माहौल हो चुका है। सभी व्यापारी संशय में कि सरकार ने ऐसा कदम क्यों लिया है। ये एक आपत्तिजनक निर्णय सरकार द्वारा लिया गया है, जिसकी हम पूरे व्यापारी जगत निंदा करते हैं। और इसके विरोध में सांकेतिक हड़ताल हमारे द्वारा की गई है 1 दिन की, और कल दिल्ली में जो संस्था है हमारी बड़ी भारतीय उद्योग महासंघ, उसके समर्थन में कल पूरा व्यापार बंद रहेगा। अगर आपकी मांगें पूरी नहीं होती तो आप हमारी मांगे हमने माननीय महासचिव राष्ट्रीय। और खबरों पर वापस आते हैं। मध्य प्रदेश में उज्जैन के महाकाल मंदिर विस्तारीकरण योजना में 70 मीटर के दायरे में आ रहे मकान मालिकों और दुकान संचालकों ने अपने आंदोलन में मासूमों को उतार दिया है। बच्चों के हाथ में उन्होंने नारे लिखी स्लेट थमा दी है और उनसे ABCD की जगह नारेबाजी करवाई गई। दरअसल योजना में मंदिर के सामने की तरफ 70 मीटर के दायरे में 11 मकान आ रहे हैं। इनमें दुकानें भी हैं। इन सभी को रोजगार खत्म होने का अंदेशा है। हवन पूजन के साथ साथ विरोध प्रदर्शन का दौर 1 सप्ताह से चल रहा है। दुकान संचालकों और मकान मालिकों के छोटे छोटे बच्चों ने विरोध मैदान में उतरकर विरोध जताया। बच्चे नारे लगाते हुए ABCD EFG घर मत तोड़ो मामा जी, शिवराज मामा मेरा घर मत तोड़ो। बच्चों का प्रदर्शन तकरीबन 1 घंटे चला और इस तरह के नारे लगाए गए। आपको बता दें कि सबसे बड़ी बात जो ये है कि इस प्रदर्शन में महिलाएं और बच्चे सभी शामिल हुए। मध्य प्रदेश सरकार ग्रामीणों को विकास के सपने तो दिखा रही है और वहीं सरपंच सचिव सरकार के मंसूबों पर पानी फेरते हुए नजर आ रहे हैं। मामला जो है वो रीवा जिले के ग्राम पंचायत भागदेवा का है, जहां पर सरपंच सचिव की मिलीभगत से ग्राम पंचायत में भारी भरकम भ्रष्टाचार को अंजाम दिया जा रहा है। आपको बता दें कि ग्राम पंचायत में सरपंच सचिव के द्वारा PCC सड़क का निर्माण कार्य कराया जा रहा है, जो कि मनरेगा के तहत हो रहा है। लेकिन सरपंच सचिव के हौसले इतने बुलंद हैं कि वो मनरेगा के तहत होने वाले कार्यों में मजदूरों को ना लगाकर सीधे मशीनों से काम करवा रहे हैं। और जब इस बात की जानकारी सरपंच से ली गई तो सरपंच के द्वारा साफ तौर पर ये झूठ बोल दिया गया कि वो मजदूरों से कार्य करवा रहे हैं, जबकि कैमरे में ये साफ तौर पर आ गया है कि मशीन सड़क में काम कर रही है। समस्या ये है कि यहाँ सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार हुआ है। भ्रष्टाचार को मैंने CM हेल्पलाइन का EL4 अधिकारी तक मेरी CM हेल्पलाइन गई, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। सरपंच और सचिव ग्राम पंचायत के मिल करके कम से कम भ्रष्टाचार इतना ज़्यादा किए हैं 10 लाख तक का, लेकिन अधिकारियों से मैं बार बार निवेदन करता हूँ, लेकिन अधिकारी मेरी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है। शिकायत किस को लेकर? शिकायत है PCC रोड के लिए, शिकायत है पोखरी खनन के लिए ग्राम पंचायत भागदेवा की, शिकायत है आंगनबाड़ी केंद्र भवन की, जो कि भ्रष्टाचार के खिलाफ बनाया गया है। उसमें कम से कम नहीं तो 3-3 लाख का घपला किया गया है। भ्रष्टाचार सर, इसमें जो हमने बनाया जमीन स्थल की तरह से जो थोड़ा हमें कमी हुई, ये ग्रामीण लोग जो है शिकायत किए सर,
शिकायतकर्ता में जैसे मान लीजिए कोई भी है शिकायतकर्ता जी आप पे भ्रष्टाचार। हम सर ये कह रहे थे कि जो हमें अधिकारी द्वारा बताया गया कि इसमें जो कमियां हैं उसको पूर्ति करवाया जाए, उसमें हम अपना काम कर रहे हैं सर। और सर अभी उसमें पोखरी में तो काम ही नहीं करवाया सर, ना उसका मास्टर जारी है सर। और आंगनबाड़ी में सर हमने कौन सा भ्रष्टाचार किया जो है तो सामने है सर। शिकायतकर्ता का आरोप आप शिकायत सर उसमें हम अब क्या बताएं। हम छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण के मामले में जुलाई की पहली राहत भरी खबर है। रविवार को प्रदेश भर में केवल 229 कोरोना संक्रमित मिले और इनके लिए 30,479 नमूनों की जांच भी कराई गई। छत्तीसगढ़ की संक्रमण दर 0.98% यानी 1% से भी कम हो गई है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से देर रात आंकड़े जारी किए गए। रविवार को रायपुर, बलौदाबाजार, भाटापारा और गरियाबंद जिले में एक मरीज की मौत हो गई और ये मरीज भी कोरोना के साथ साथ दूसरी गंभीर बीमारियों से पीड़ित थे। एक दिन पहले यानी 3 जुलाई को भी 3 जिलों में 3 मरीजों की मौत हुई थी। रिपोर्ट के मुताबिक प्रदेश में 28 में से 14 जिलों में संक्रमण की दर अब 1% से भी नीचे पहुंच गई है। वहीं दूसरे 14 जिलों में ये दर 1% से लेकर अधिकतम 3.42% तक है। अभी 5,345 मरीजों का कई अस्पतालों और होम आइसोलेशन में इलाज चल रहा है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का कहना है कि कोरोना मरीजों की संख्या में ऐसी गिरावट बनी रही तो जल्द ही कई जिलों में संक्रमण शून्य या फिर उसके बेहद करीब पहुंच जाएगा। अधिकारी और डॉक्टर लोगों से बाहर निकलते समय मास्क लगाने, शारीरिक दूरी बनाए रखने, भीड़ भाड़ से बचने और हाथों को बार बार धोने, सैनिटाइज करने की सलाह दे रहे हैं। धर्म इंसान की पहचान है। अब कोरोना के इस काल में धर्म के साथ साथ कोविड-19 के प्रति जागरूकता को जोड़कर इंसानियत को बचाने का काम किया जा रहा है। सिख समुदाय लंगर की परंपरा से भूखों की भूख सदियों से मिटाता आया है। कोरोना के इस दौरान में इस समुदाय ने लंगर की परंपरा को मास्क से जोड़ दिया है। मुफ्त रोटी की तरह मुफ्त मास्क बांटे जा रहे हैं। रायपुर में पहली बार शहर के धार्मिक स्थल वैक्सीनेशन सेंटर के तौर पर डेवलप किए गए हैं। चर्च और मस्जिद में लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगाकर सभी की सलामती की दुआ मांगी गई। छत्तीसगढ़ सिख काउंसिल के अमरजीत छावड़ा ने बताया कि यहाँ पर मास्क का लंगर अभियान के तहत शास्त्री बाजार इलाके में लोगों को मास्क बांटे गए। खास बात यह है कि ये मास्क सिख पगड़ी से कपड़े से बने हैं। कोरोना के प्रति अपने संवेदनशील भाव को दिखाने पगड़ी में इस्तेमाल होने वाले कपड़े से मास्क बनाकर एक तरह का सम्मान भी प्रकट किया गया है। सिख धर्म के 5वें गुरु गुरुजन देव के शहीद दिवस 14 जून से मास्क का लंगर चलाया जा रहा है। और आपको बता दें कि बीते 2 सप्ताह में रायपुर शहर के भीतर 27,000 मास्क बांटे गए। ये अभियान जारी रहेगा। स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।